तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ लॉर्ड वेलेजली का इतिहास। और इस वीडियो में मैं खास तौर पे सहायक संधि के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब भी लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल की बात की जाती है तो सबसे पहले सहायक संधि का नाम आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं विशेष तौर पर सहायक संधि के बारे में इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, लॉर्ड वेलेजली का इतिहास। सर जॉन शोर के बाद अप्रैल 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सर जॉन शोर के बारे में और उनकी हस्तक्षेप नीति के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लॉर्ड वेलेजली एक साम्राज्यवादी व्यक्ति थे, क्योंकि जिस समय लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उस समय मैसूर में टीपू सुल्तान का शासन था। हैदराबाद के निजाम फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त कर रहे थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय नाम मात्र के शासक थे। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत अधिक शक्ति बढ़ा ली थी। मराठों का उत्तर एवं मध्य भारत में विस्तार था। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए लॉर्ड वेलेजली को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था, क्योंकि सर जॉन शोर की हस्तक्षेप नीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। इसीलिए लॉर्ड वेलेजली को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की नीतियों पर। लॉर्ड वेलेजली ने सर जॉन शोर की हस्तक्षेप नीति का परित्याग कर साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सर जॉन शोर की हस्तक्षेप नीति को परित्याग करके साम्राज्यवादी नीति को किसने अपनाया था? लॉर्ड वेलेजली ने अपनाया था। लॉर्ड वेलेजली को भारतीय राजाओं तथा नवाबों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने की नीति को भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लॉर्ड वेलेजली का भारतीय राजाओं तथा नवाबों के साथ मित्रता करने का जो तरीका था उसी को भारतीय इतिहास में सहायक संधि का नाम दिया गया है। और लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अब बात करते हैं सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो राज्य सहायक संधि को अपनाता था उसमें क्या क्या शर्तें होती थी। नंबर 1, इस संधि को स्वीकार करने वाले राजा तथा नवाब को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और अपने राज्य में अपने ही खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी होती थी तथा अपने दरबार में एक अंग्रेज एलिमेंट भी रखना पड़ता था। नंबर 2, यदि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा तथा नवाब के मध्य आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो जाए तो उनको अंग्रेजों को मध्यस्थ बनाना पड़ता था और अंग्रेजी कंपनी के निर्णय को स्वीकार भी करना पड़ता था। नंबर 3, जो राज्य इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लेता था उस राज्य के बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों से रक्षा करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी। तो ये सहायक संधि की शर्तें थीं। अब बात करते हैं सहायक संधि के लाभ पर। सहायक संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हुआ था और उसका देसी राज्यों की बाहरी नीतियों पर पूरा अधिकार स्थापित हो गया था। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यय यानी खर्च बहुत कम हो गया था, क्योंकि जो सेना देसी राजाओं के राज्यों में रहती थी उसका पूरा खर्च देसी राजा या नवाब को देना पड़ता था। नंबर 3, सहायक संधि के अंतर्गत जो सेना देसी राज्यों में रहती थी उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक युद्धों से छुटकारा भी मिल गया था। तो ये तो थे सहायक संधि के लाभ, लेकिन ये लाभ किसको हुए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को हुए थे। अब बात करते हैं सहायक संधि के दोषों पर। नंबर 1, सहायक संधि के द्वारा देसी राजा तथा नवाब शक्तिहीन हो गए थे। उनका अपने राज्य की बाहरी नीतियों पर कोई अधिकार
नहीं रह गया था, क्योंकि वे अंग्रेजों की आज्ञा के बिना न तो किसी से संधि कर सकते थे और न ही किसी से युद्ध कर सकते थे। नंबर 2, अंग्रेजी कंपनी की सेना रखने वाले राज्यों को सेना का पूरा खर्च देना पड़ता था। इस कारण उनको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा था। नंबर 3, देसी राजाओं को अंग्रेजी सेना रखना अनिवार्य था। इससे बहुत से देसी सैनिक बेरोजगार हो गए थे और राज्यों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। नंबर 4, देसी राजाओं के सामने आर्थिक संकट होने के कारण जनता को अधिक करों का बोझ वहन करना पड़ा, जिससे जनता को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो ये थे सहायक संधि के लाभ और दोष। लाभ किसको हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, और हानि किसको हुई? देसी राजाओं या नवाबों को हुई थी। अब बात करते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के बारे में। नंबर 1, सहायक संधि का सबसे पहला शिकार 1798 में हैदराबाद के निजाम हुए थे। सहायक संधि की शर्तों के अनुसार निजाम को अपने राज्य में 6 बटालियन अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी थी। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? 1798 में हैदराबाद के निजाम ने की थी। सहायक संधि का दूसरा शिकार मैसूर के शासक टीपू सुल्तान हुए, लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि टीपू सुल्तान के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो उसे आप अवश्य देखें। जब टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो इसके बाद क्या हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसी में टीपू की मृत्यु हो गई थी और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। नंबर 3, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का अगला शिकार अवध राज्य हुआ था। अवध के नवाब सादत अली खान ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। नंबर 4, सहायक संधि का अगला निशाना पेशवाओं को बनाया गया था और दिसंबर 1802 में पेशवा और अंग्रेजों के मध्य बसीन की संधि हुई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं बसीन की संधि की प्रमुख शर्तों पर। नंबर 1, पेशवा ने अंग्रेजों की पूरी अनुमति के बिना किसी भी राज्य से संघर्ष न करने का वादा किया था। नंबर 2, अंग्रेजों ने अपने 60,000 सैनिकों की स्थायी रूप से बाजीराव द्वितीय के क्षेत्र में रखने का आश्वासन दिया था। तो बसीन की संधि की ये 2 प्रमुख शर्तें थीं। वैसे तो शर्तें और भी थी, लेकिन जो प्रमुख थी वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को इंदौर के होलकर शासकों ने स्वीकार नहीं किया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंदौर के होलकर जो राजा थे, उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। भारत में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा की गई थी। इससे पहले मैंने चर्चा की थी कि भारत में सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। ये इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। ये भी मैंने कहा था अभी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल 1800 में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी आपको यहाँ पर विशेष तौर पर याद रखना है कि जो नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवक होते थे, उनको प्रशिक्षित करने के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। वैसे आधुनिक नाम कोलकाता है। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड वेलेस्ली का इतिहास, और इस वीडियो में मैंने केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। मैं फालतू तथ्यों को किसी भी वीडियो में शामिल नहीं करता हूं, क्योंकि जो तथ्य परीक्षा में पूछा ही नहीं जाना है उसको वीडियो में लाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए अक्सर मेरे वीडियो छोटे होते हैं, लेकिन उनमें जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।